बच्चों आज हम स्टेलर एवोल्यूशन के टॉपिक का पार्ट 2 समझेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो काइंडली पहले वो सुन लें। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में आपने ये आयरन तक समझा था एंड देन यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कहता है द फाइनल स्टेट ऑफ अ स्टार डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इट्स मैस। तो ये बात हमने देखी थी कि जो स्टार है उसकी जो लाइफ होती है वो उसके मैस पर डिपेंड करती है। और मैंने बोला था ये एमसीक्यूज़ भी आता है, यानी अगर एक स्टार बहुत बड़ा है जिसका मैस ज़्यादा है तो बच्चे उसकी लाइफ थोड़ी होती है, क्योंकि मैंने इसकी रीज़न बताई थी कि वो स्टार अपना फ्यूल जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके जल्दी ही डेथ कर जाता है। लेकिन अगर एक स्टार छोटा है जिसका मैस थोड़ा है ना तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि थोड़े मैस वाला छोटा स्टार थोड़ा फ्यूल इस्तेमाल करता है और यूं वो लंबी लाइफ जी लेता है। ठीक है। सो वंस अ स्टार एग्जॉस्ट इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, देखें कह रहा है कि अगर वंस यानी एक दफ़ा अगर स्टार एग्जॉस्ट यानी ख़त्म कर लेता है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है ख़त्म कर लेना, इट्स न्यूक्लियर फ्यूल अपना न्यूक्लियर फ्यूल जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम और आगे सारे ये फ्यूल होता है ना, इट कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। आपको याद होना चाहिए पिछली डायग्राम में यहाँ पर हमने देखा था कि स्टार के ये जो गैसेस होती है ना, स्टार एक गैस होता है ना, उसके मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आपस में अट्रैक्ट होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब चूँकि इस स्टार के पास होता है न्यूक्लियर फ्यूल और उससे वो फ्यूजन करता है और एनर्जी पैदा होती है, तो वो एनर्जी की वजह से वो प्रेशर लगाता है बाहर की तरफ और वो मेंटेन रखता है। लेकिन अगर उसका न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल हो गया, ख़त्म हो गया एक स्टार का, तो बेटा अब उसके एनर्जी पैदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी ग्रेविटी जो मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ कोलैप्स करना चाहती है। सो कहता है कि इट कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। अब उसके पास एनर्जी नहीं है कि वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स से अपने आप को महफूज कर सके। जी बेटा देखें इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें देखें यहाँ पर ना लिखा हुआ एवरेज स्टार। एवरेज स्टार से मुराद है कि जिसका मैस लो होता है, लो मैस या एवरेज मैस होता है। ठीक है। उससे दो चीज़ें बनती हैं, एक है प्लैनेटरी नेब्यूला और एक है वाइट ड्वार्फ। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसको पढ़ते हैं। कहता है लो और इंटरमीडिएट मैस स्टार्स, यानी ऐसे स्टार जिनका मैस लो या इंटरमीडिएट होता है, जिसको मैं एवरेज स्टार कह रहा हूँ। द कोर कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये स्टार है ना, उसका जो कोर यानी सेंटर वाला पोर्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करके वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। तो कहता है द कोर कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर वाला हिस्सा उसका कॉन्ट्रैक्ट करता है इनटू डेंस वाइट ड्वार्फ। और बेटा वो डेंस यानी ज़्यादा डेंसिटी वाला, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके बना है ना, तो वो डेंस होगा, वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है। तो सेंटर वाला हिस्सा क्या बन गया, वाइट ड्वार्फ बन गया। जबकि बेटा जो बाहर वाला हिस्सा है वो जाहिर है गैस होती है ना, जो स्टार होता है गैस होता है, तो वो बन जाता है प्लैनेटरी नेब्यूला। तो कहता है वाइल द आउटर लेयर्स आर एक्सपेल्ड इनटू द स्पेस। और ये जो बाहर वाली लेयर होती हैं स्टार की, वो स्पेस में एक्सपेल हो जाती हैं, फैल जाती हैं, फॉर्मिंग प्लैनेटरी नेब्यूला। तो बेटा प्लैनेटरी नेब्यूला बनता है। अब एक कन्फ्यूजन होती है कि शायद बच्चे समझते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला आगे कोई प्लैनेट बनाएगा या प्लैनेट से उसका कोई ताल्लुक है। तो बेटा ये नाम है, बस डिस्कवरी की बेस पे हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसने आगे कोई प्लैनेट बनाना है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो बच्चे समझ आई कि जिन स्टार का मैस एवरेज होता है, लो मैस होता है या इंटरमीडिएट दरमियाना होता है, उनसे दो चीज़ें बनेंगी, एक वाइट ड्वार्फ जो कि सेंटर कोर से बनता है और जो बाहर वाले हिस्से हैं उससे बनता है प्लैनेटरी नेब्यूला। लेकिन बेटा जो मैसिव स्टार होता है, एवरेज स्टार जो जिसका मैस कम होता है या दरमियाना होता है, और मैसिव स्टार जिसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे उससे भी दो चीज़ें बन सकती हैं, या तो उससे न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या उससे ब्लैक होल बन सकता है, दोनों में से कोई एक बनेगा। ठीक हो गया जी बेटा। आप देखें इन कंट्रास्ट यानी इसके मुकाबले में स्टार्स विद मैसिव रफली 10 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ द सन, ऐसे स्टार जिनका मैस सूरज यानी सन से
10 गुना ज़्यादा होता है ना, यानी मैं ये मैसिव स्टार की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, अंडरगो आ ड्रामेटिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो बेटा मैसिव स्टार होते हैं ना, जो बहुत मैस रखते हैं, बहुत भारी होते हैं, वो धमाका होता है उनके अंदर, और उस धमाके का क्या नाम है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो बेटा ये सवाल बन सकता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है। तो ये ऐसे स्टार के अंदर होता है जो बहुत मैसिव होते हैं। कितने मैसिव, हमारे सन से 10 गुना, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इवेंट, इस इवेंट के दौरान जो इनर्ट कोर, आयरन कोर है, देखिए आपने याद होगा ऊपर वाला लास्ट टाइम पढ़ा था कि अप टू आयरन, यानी फाइनली वो फ्यूजन होते होते आयरन बन जाता है, लिहाजा अब कोर के अंदर आयरन है, यानी दिस इज़ आयरन कोर, ठीक है। वो कोलैप्स करता है अंडर ग्रेविटी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो ग्रेविटी करते रहेंगे, ठीक, और कोलैप्स होते रहेंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंस रेमनेंट सच एज न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो बात को समझें, ये जो मैसिव स्टार होते हैं ना, मैसिव स्टार, चलें साइड में बना लेता हूँ, ये मैसिव स्टार बच्चे, इनका जो सेंटर होता है ना, जिसको हम कोर कहते हैं, जाहिर है उसमें आयरन होता है, तो वो आयरन कोर है। अब इनके अंदर, इन स्टार के अंदर एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, जिसका नाम है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। उसकी वजह से जो इनका ये जो क्या उसको बोलते हैं, कोर है, ये ग्रेविटी इतनी इस पे लगती है, इतना ये कोलैप्स करता है कि ये तब्दील होता है दो चीज़ों में, या तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, ब्लैक होल जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, या ये तब्दील हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार में, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में एक बात आप याद रख लें, न्यूट्रॉन स्टार बनता है कम कोलैप्स होने से, यानी ये जो कोर है ये जब कोलैप्स करे, कोलैप्स करने से मुराद क्या है, ये कोलैप्सिंग का प्रोसेस होता है कि मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ पर करीब करीब हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कोलैप्स होना। तो अगर मॉलिक्यूल कोलैप्स करेंगे, कम, इतने ज़्यादा नहीं करेंगे, तो बेटा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और ब्लैक होल उससे भी अगली स्टेज है, ब्लैक होल तब बनता है जब बहुत लेवल की कोलैप्सिंग हो जाती है। जी बेटा आगे वाला पैराग्राफ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको रीड करते हैं, शायद कोई सवाल बन जाए अनइम्पॉर्टेंट। कहता है जो रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं, रेड ड्वार्फ स्टार्स यानी छोटे स्टार्स जो हैं, वो कहता है ड्यू टू देयर लो मैस, छोटे हैं तो उनका मैस भी कम है, और जिनका मैस कम होता है ना, वो हाईली एफिशिएंट फ्यूल कंजप्शन करते हैं, यानी वो थोड़ा थोड़ा एफिशिएंट तरीके से फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, और उनकी बेटा लंबी ज़िंदगी होती है। फॉलो आ मच स्लोअर एवोल्यूशनरी प्योर, लिहाजा ये एवोल्यूशनरी प्योर जो है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, ये स्लो होता है इनका, यानी लंबी लाइफ होती है। द यूनिवर्स इज़ नॉट येट ओल्ड इनफ फॉर एनी रेड ड्वार्फ टू हैव कंप्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल। कहता है हमारी यूनिवर्स भी इतनी पुरानी नहीं है कि कोई भी रेड ड्वार्फ स्टार ने अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया हो। तो इसे यही समझ आती है कि जो रेड ड्वार्फ स्टार होता है उसकी लाइफ काफ़ी बड़ी होती है। हाउएवर, लेकिन थ्योरेटिकल मॉडल, यानी हमने थ्योरेटिकली पेज के ऊपर थ्योरी में इंडिकेट बता दिया है कि दी स्टार विल ग्रेजुअली बिकम हॉटर, या आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गर्म होंगे, मोर ल्यूमिनस ओवर टाइम, मज़ीद चमकेंगे, ल्यूमिनस यानी चमक इनमें आएगी, बिफोर इवेंचुअली एग्जॉस्टिंग देयर हाइड्रोजन फ्यूल, और फिर आखिरकार क्या होगा, इनका जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड देन इवॉल्विंग इनटू लो मैस वाइट ड्वार्फ। तो बेटा फिर ये रेड ड्वार्फ से वाइट ड्वार्फ में बदल जाएंगे, तो मैस इनका पहले भी लो था, बाद में भी रहेगा। तो रेड ड्वार्फ से वाइट ड्वार्फ कैसे बनता है, ये सवाल बन सकता है। तो आपने कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले वो ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा गर्म होगा, तो फिर फाइनली ये वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा। जी बेटा देखें, अब हम न्यूट्रॉन स्टार्स को समझते हैं। यहाँ पे वैसे मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने समझाया है। एक होता है न्यूट्रॉन स्टार और एक होता है ब्लैक होल। दोनों किससे बनते हैं, कोई मैसिव स्टार से बनते हैं, ठीक है। अब मैसिव स्टार में ज़ाहिर है कोलैप्सिंग होनी है ना, यानी उसका जो सेंटर वाला कोर है, ये पूरा स्टार है, उसका जो सेंटर वाला कोर होता है वो ग्रेविटेशनल पुश की वजह से अंदर अंदर कोलैप्स होता चला जाता है और न्यूट्रॉन स्टार बनता है, ठीक है। तो जब बच्चे कोलैप्सिंग होनी है ना,
तो अंदर वाला यानी जो सेंटर कोर है वो डेंस होता है। तो अब दोनों में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल ज़्यादा डेंस होता है, न्यूट्रॉन स्टार उससे थोड़ा कम डेंस होता है। सो न्यूट्रॉन स्टार्स अमंग द डेंसेट नॉन ऑब्जेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा डेंस होता है, सेकंड ओनली टू द ब्लैक होल, ब्लैक होल के बाद सेकंड नंबर पे। ब्लैक होल सबसे फर्स्ट नंबर पे डेंसिटी वाइज होते हैं। तो जाहिर है ये एमसीक्यूज है कि नंबर 1 डेंसेट ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ ब्लैक होल। नंबर 2 न्यूट्रॉन स्टार। कहता है द नियरेस्ट आर मैनी पार्सेक्स। बेटा अब पार्सेक क्या होता है यहाँ पर देखें, पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एमसीक्यू सबसे पहला एमसीक्यूज कि ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स एज एन अल्टरनेटिव टू लाइट ईयर। देखिए बच्चे आपने लाइट ईयर के बारे में सुना होगा, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, और पार्सेक भी क्या है, डिस्टेंस का यूनिट एस्ट्रोनॉमी के अंदर है। जस्ट एज बिल्कुल इस तरह से जैसा कि किलोमीटर्स आर बीइंग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू माइल, क्योंकि माइल या जिसको हम उर्दू में मील कहते हैं ना, इतने मील का फासला है, वो भी डिस्टेंस का यूनिट है और उसका अल्टरनेटिव किलोमीटर है। इसी तरह से जो लाइट ईयर है वो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता रहा है और उसका अल्टरनेटिव क्या है, पार्सेक है। अब देखें इनफैक्ट कहता है हकीकत में 1 पार्सेक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर्स और ऑलमोस्ट 19 ट्रिलियन माइल्स या 31 ट्रिलियन किलोमीटर। बेटा ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है कि एक पार्सेक जो है वो कितने लाइट ईयर है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। देन एक पार्सेक 19 ट्रिलियन माइल्स के बराबर है और 31 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। सुनाओ, कहता है द नियरेस्ट, जो सबसे करीब, हम पढ़े न्यूट्रॉन स्टार बचे, हम क्या पढ़े यहाँ पर, न्यूट्रॉन स्टार। दो जो नियरेस्ट है, सबसे करीब है, वो मैनी पार्सेक अवे, पार्सेक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, तो वो हमसे बहुत पार्सेक्स दूर है, मेकिंग डायरेक्ट स्टडी डिफ़िकल्ट। तो बेटा उसको डायरेक्टली स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी। ये बात हो चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा डेंस बॉडीज़ होती हैं। मैटर इनसाइड न्यूट्रॉन स्टार बिहेव एज अ डीजनरेट गैस। बात को समझें, डीजनरेट गैस क्या होती है। नॉर्मली गैस में, गैस के मॉलिक्यूल में इतनी ज़्यादा स्पेसीज होती हैं कि बेटा आप इनको प्रेशर के साथ कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन आपने उसको इतना कंप्रेस कर दिया, इतना दबा दिया, मॉलिक्यूल इतने करीब ले आए कि मज़ीद उसको दबा नहीं सकते, तो बेटा ऐसी गैस को बोलते हैं डीजनरेट गैस। अब जाहिर सी बात है कि जो न्यूट्रॉन स्टार आपने बनाना है उसके अंदर भी तो गैस है ना, स्टार गैसेज होते हैं, तो बेटा उसके गैस के मॉलिक्यूल को भी आप इस तरह से दबा दोगे और यूं न्यूट्रॉन स्टार में जो गैस होती है वो बिहेव करती है एज डीजनरेट गैस, यानी जिसको आप मज़ीद दबा नहीं सकते। ऑलराइट, एंड देयर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, और बेटा ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही तो ये मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में करीब करीब होके कंडेंस हुए ना। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स मेक देम चैलेंजिंग टू मॉडल, लिहाजा हम उसको मॉडल नहीं कर सकते, यानी उसको सही से समझ नहीं सकते, ये एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। जी बेटा आगे एक एमसीक्यूज़ है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय नासा देयर मे बी अप टू अ बिलियन न्यूट्रॉन स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके अंदर 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स तक मौजूद हो सकते हैं, ये नासा का एस्टिमेट है। आगे देखिए कहता है मैनी ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार्स ऑब्जर्व्ड सो फार, यानी अभी तक जो हमने न्यूट्रॉन स्टार ऑब्जर्व किए हैं ना उनमें से ज़्यादातर रिलेटिवली यंग, उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई, रोटेट रैपिडली, वो बहुत तेज़ तेज़ मूव करते हैं, एमिटिंग बीम्स ऑफ रेडिएशन, और वो रेडिएशन की बीम्स, रेडिएशंस निकाल रहे हैं। बच्चे आगे ये शॉर्ट है कि दीज आर नोन एज पल्सर, ये पल्सर कहलाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसको समझाता हूँ पल्सर होता क्या है। देखिए मिसाल के तौर पर ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, ये अपने में से रेडिएशन ऐसे निकालता है छोटी छोटी फ्लैश की शक्ल में, रेडिएशन निकली फिर निकली फिर निकली, इस छोटी छोटी रेडिएशन की फ्लैश को बोलते हैं पल्स, यानी रेडिएशन निकलती है पल्स की शक्ल में। लिहाजा न्यूट्रॉन स्टार्स जो काफ़ी यंग हैं और अपने में से मुसलसल रेडिएशन निकाल रहे हैं, तो
तो बेटा उनको, उन न्यूट्रॉन स्टार्स को हम बोलते हैं पल्सर्स, यानी रेडिएशन निकालने वाले। जी बेटा हमने ये देखना है अब कि ये जो पल्सर्स हैं ये अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहे हैं पल्सीज की शक्ल में, ये कैसे निकालते हैं। जी बच्चे देखें, अगर मैं एक न्यूट्रॉन स्टार को बनाता हूँ जिसके अंदर सेंटर पे क्या होंगे, बहुत सारे गैसेस होंगी डेंस शक्ल में, ऑलराइट। तो ये मैंने एक न्यूट्रॉन स्टार बना लिया। अब जाहिर है इसमें से क्या निकलेंगी, रेडिएशन पल्सेस की शक्ल में इस तरह से निकलेंगी, यूँ, ठीक है। अब ऐसा होता है कि इस न्यूट्रॉन स्टार के पास ना मैग्नेटिक फील्ड होती है। न्यूट्रॉन स्टार के पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके इर्द गिर्द ऐसे एग्जिस्ट करती है ना न्यूट्रॉन स्टार, वो गाइड करती है मैटर को गाइड करती है, और मैटर उसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट करता है, और जब मैटर मूवमेंट करता है तो वो रेडिएशन निकालता है। तो दोबारा बता रहा हूँ, न्यूट्रॉन स्टार के गिर्द होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड मैटर को गाइड करती है, मैटर यानी सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं और सारे मैटर होता है, उसको गाइड करती हैं। जो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैटर मूव करता है तो बेटा वो अपने में से पल्सेस निकालता जाता है, रेडिएशन निकालता जाता है। जी बेटा देखें, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट, साइंटिस्ट का मानना है पल्सर रेडिएशन इज़ प्रोड्यूस। पल्सर रेडिएशन कब पैदा होती हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब न्यूट्रॉन स्टार की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चैनल का मतलब यहाँ पर क्या है, गाइड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, गाइड करती है मैटर को टुवर्ड द मैग्नेटिक पोल ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार, यानी न्यूट्रॉन स्टार के जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ और साउथ, उसकी तरफ मैटर को गाइड करती है, और वो फिर मैटर जो है वो पल्सेस रेडिएशन निकालता है। जी बेटा आगे देखते हैं, व्हेन अ स्टार कोलैप्सिस, देखें स्टार से कोलैप्स करना है तो बनता है ना न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। तो जब एक स्टार कोलैप्स करता है ना, टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार बनाने के लिए नॉट ओनली इट्स मैस कंप्रेस, तो सिर्फ इसका सेंटर पे मैस नहीं कंप्रेस होता है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑल्सो ग्रेटली इंटेंसीफाई। बात को समझें, जब इतने स्टार ने कंप्रेस होके इतना सा बनना है तो बेटा दो चीज़ें कंप्रेस होनी है, एक उसके अंदर जो गैस है वो मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे, यानी सारा का सारा मैस कंप्रेस हो जाएगा इतने छोटे से पार्ट के अंदर, एंड नंबर टू इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके गिर्द बेटा वो भी कंप्रेस होके छोटे से एरिया में आएगी ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी है, अब वो छोटे से एरिया में आ रही है तो बच्चे वो काफ़ी इंटेंसीफाई हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी शदीद हो जाएगी। अब इसको कैसे समझना है, कहता है मैग्नेटिक फील्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड लाइन से जाहिर करते थे, जैसा कि अगर एक मैग्नेट हो नॉर्थ और साउथ पोल वाला तो उसके बाहर आप लाइनें ऐसे बनाते थे जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, ठीक है। बिकम स्ट्रोंगर एज दीज लाइंस आर स्क्वीज्ड क्लोजर टुगेदर ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ द स्टेलर कोर। मतलब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक छोटे से स्टेलर कोर, स्टेलर मतलब स्टार, कोर यानी उसका सेंटर, तो जब न्यूट्रॉन स्टार के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कंप्रेस होना पड़ेगा तो बेटा वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, या इंटेंसीफाई हो जाएगी, एक ही बात है। जो बेटा उसके बाद है आवर स्टार, यानी हमारा जो स्टार है जिसको हम सन कहते हैं, वो हमने देखना है, और इसमें से भी ढेर सारे MCQs बन सकते हैं या रीडिंग टॉपिक तो है ही। कहता है द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। पहली बात ये MCQs कि अर्थ यानी ज़मीन का सबसे जो करीब स्टार है वो कौन सा है, वो हमारा सन ही है। एंड द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर आवर प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उस पर हीट और लाइट मेनली कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो 4.6 बिलियन साल पहले ये बना था, ये भी MCQs है। फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस, तो ये तो आपने पढ़ा है ना कि कोई भी जो स्टार है वो गैस के क्लाउड से बनता है। एंड डस्ट, और डस्ट से भी बनता है, कॉल्ड सोलर नेब्यूला, तो बेटा उसको बोलते हैं सोलर नेब्यूला, यानी वो क्लाउड गैस का या डस्ट का, गैस का या डस्ट का, जिससे क्या बनेगा, हमारा सन बनेगा। तो बेटा इस क्लाउड का नाम होता है सोलर नेब्यूला, ऑलराइट।
सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन देखें ना, जब स्टार बनना होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटी की वजह से। मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्रेविटी होती है, ठीक है। द टेम्परेचर एट द सेंटर इंक्रीज, तो जाहिर सी बात है जब मॉलिक्यूल सेंटर की तरफ कंप्रेस हो रहे हैं तो सेंटर पे टेम्परेचर बढ़ता होता है। और एंड आ प्रोटोस्टार इज़ फॉर्म, तो बेटा वही सारा तरतीब है, सन भी एक स्टार है ना हमारा, तो बनने का प्रोसेस सेम है कि पहले एक नेब्यूला होता है, नेब्यूला से क्या बनता है, प्रोटोस्टार बनता है जब वो कंप्रेस होता है, प्रोटोस्टार से आगे क्या बनता है, आगे स्टार बन जाता है, ठीक है। और हमारा स्टार सन है। व्हेन द कोर बिकम एक्सट्रीमली हॉट, अब जब प्रोटोस्टार का भी सेंटर वाला पोर्शन यानी कोर बहुत क्या होता है, हॉट होता है ना, तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्टेड इन विच हाइड्रोजन इज चेंज इनटू हीलियम एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जाहिर सी बात है प्रोटोस्टार से स्टार कब बनता है, जब प्रोटोस्टार के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, हाइड्रोजन से हीलियम बनना होता है, तो ढेर सारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो प्रोटोस्टार तब्दील होके स्टार में चला जाता है, स्टार बन जाता है। सो कहते हैं द लाइफ स्टेजेस ऑफ द सन। बेटा अब ये शॉर्ट बनता है कि सन की लाइफ स्टेजेस लिखो, आपने नाम लिखने हैं बस। सबसे पहले नेब्यूला, जो मैंने आपको बताया कि ये एक गैसेस का एक क्लाउड होता है जिसमें डस्ट भी होती है। देन प्रोटोस्टार, बेटा ये प्रोटोस्टार मैंने अभी आपको बता के हटाऊँ। फिर मेन सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस क्या है, प्रोटोस्टार से स्टार का बनना, यानी उसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में फ्यूजन रिएक्शन करेगा, बेटा इसी को मेन सीक्वेंस कहते हैं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लिख लो। मेन सीक्वेंस क्या होता है कि जब फ्यूजन रिएक्शन होता है प्रोटोस्टार के अंदर, हाइड्रोजन तब्दील होता है हीलियम के अंदर और एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज़ बेटा मेन सीक्वेंस। उसके बाद बच्चे रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, ये रहा रेड जाइंट। कैसे, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, कोर कंपोजिशन चेंज होती है। इसमें मैंने बोला था कि हाइड्रोजन पहले होता था, अब वो हीलियम बन चुका है, तो कंपोजिशन चेंज हो गई। स्टार में एक्सपेंड, स्टार एक्सपेंड करता है और बड़ा होता है, इसी को तो बोलते हैं रेड जाइंट सॉरी। तो अब ये रेड जाइंट बना। उसके बाद प्लैनेटरी नेब्यूला बना, जो कि बच्चे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, प्लैनेटरी नेब्यूला ये रहा। और ये कब होता है, जब रेड जाइंट का बाहर वाला हिस्सा एक्सपेल होता है स्पेस के अंदर, तो उसका नाम होता है प्लैनेटरी नेब्यूला, और उसके सेंटर से बनता है वाइट ड्वार्फ। बहरहाल प्लैनेटरी नेब्यूला बनता है और फिर बनता है वाइट ड्वार्फ जो कि सेंटर पे होता है। आगे बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये सारी स्टेजेस है ना सूरज की। कहता है एट प्रेजेंट, यानी आज के दौर पर जो सन हमारा है वो मेन सीक्वेंस स्टेज के ऊपर है। अब बताएं मेन सीक्वेंस क्या, मैंने बोला था लिख लेना। तो क्या होती हैं, जब हाइड्रोजन से हीलियम की फ्यूजन हो रही होती है ना बेटा, इसी स्टेज को बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टेज। तो आज हमारा जो सूरज खड़ा है वो मेन सीक्वेंस स्टेज के ऊपर है। इसका मतलब है इसके बाद हमारा जो सन है वो रेड जाइंट बनेगा, प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा और फिर जाके वाइट ड्वार्फ बनेगा। तो अभी सन की काफ़ी ज़िंदगी बाकी है। वेयर इट इज़ प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम। तो यही बात तो मैंने बताई है कि मेन सीक्वेंस में है हमारा सूरज, और मेन सीक्वेंस में वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करके बेटा हमें एनर्जी दे रहा है हीट और लाइट की शक्ल में। तो बच्चे यहाँ तक आपका आज का काम था। ये आखिर वाली लाइन वही है कि सूरज हमें क्या क्या देता है। तो बच्चे आई होप आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी भी कुछ इशू है तो काइंडली मुझे पूछें, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की।